नोट कर लिया पूरा क्वेश्चन? यस सर। यस सर। मतलब मैं हटा दूं इसको बोर्ड पर से? यस सर। यस सर। ठीक है। बताओ कैसे होगा ये? कितना एंगुलर वेलोसिटी होगी जब ये वर्टिकल कंडीशन पे आएगा क्वेश्चन के हिसाब से? हॉरिजॉन्टल करके छोड़ते हैं इसको, उसके बाद जब ये वर्टिकल मोड में जाएगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना चाहिए इसमें, मतलब यहाँ पर ओमेगा फाइंड करने के लिए? एनर्जी कंजर्व। एनर्जी कंजर्व। एनर्जी कंजर्व। ठीक ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आ जाएगा। और सेंटर ऑफ मास इस रॉड का जो होगा वो ऑब्वियसली, अगर इसकी टोटल लेंथ एल मानते हैं तो सेंटर ऑफ मास L/2 नीचे आएगा, तो mg L/2 लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पर इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का अपने एंड पॉइंट के अबाउट इनटू ओमेगा स्क्वायर। ये पहला वाला आंसर आ जाएगा। सही लिखा है? हाँ 3 होगा 3। बाकी तो सही है ना, ये इस स्टेप में तो दिक्कत नहीं है, है ना? ठीक है, ओमेगा निकाल सकते हैं, ये पहला पार्ट। इसके बाद जो मेन कहानी स्टार्ट हुई है कि मिड पॉइंट पर ब्रेक हो गया ये, यहाँ पर आकर के मिड पॉइंट पर ब्रेक हुआ, बट उसमें कोई इंपल्स जनरेट नहीं हुआ क्वेश्चन में जैसा दिया गया। उसके बाद अपर पार्ट का मोशन किस तरीके से होगा और लोअर पार्ट का मोशन कैसे होगा ब्रेक करने के बाद? सर अपर पार्ट सर सर्कुलर मोशन करेगा और सर लोअर पार्ट पैराबोलिक मोशन करेगा। नहीं सर, लोअर पार्ट मतलब सर रोटेट करते हो जाएगा, क्योंकि मतलब सर हर एक पॉइंट की वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन अलग होगी। हाँ ठीक है, तो जब ये ब्रेक होने के बाद उसको अब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अपर पार्ट जो होगा ना, इसका ऊपर वाला पोर्शन, ये ओमेगा इसका चेंज होगा या नहीं होगा? मतलब जो ओमेगा कंप्लीट रॉड का निकाला गया है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी ब्रेक होने से पहले वाली, ब्रेक होने के बाद अपर पार्ट उतनी ही एंगुलर वेलोसिटी पे चलेगा या फिर कुछ डिफरेंट एंगुलर वेलोसिटी पर चलेगा जस्ट आफ्टर ब्रेक? सर उतनी सही चलेगा, सेम चलेगा सर। और ये इसके पीछे लॉजिक? सर इम्पल्स हम लोग कैलकुलेट, मतलब उसमें कह दिया ना कि इम्पल्स हम लोग नहीं ले रहे। इम्पल्स नहीं ले रहे, तो इसका मतलब जिस ओमेगा से कंप्लीट रॉड यहाँ पर आई थी, ब्रेक होने के बाद अपर पार्ट उसी एंगुलर वेलोसिटी से आगे कंटिन्यू कर जाएगा और एक मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पर जाकर के ये स्टॉप कर जाएगा। और वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्वेश्चन में पूछा गया कितने एंगल तक जा सकता है, तो ये फिर से एक बार एनर्जी कंजर्वेशन से आ जाएगा। अपर पार्ट के लिए फिर से एनर्जी कंजर्व करा सकते हो। ब्रेक होने के जस्ट बाद में अपर पार्ट की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, वैसे अगर इसका आंसर आप निकाल पाओ तो बताओ, थोड़ा सा वेट करें 1 मिनट का, ट्राई करके बताओ। अपर बताओ बताओ। सर 60 डिग्री। हाँ जी, कितना? 60। हाँ ठीक है, किताब दे दो यार हमारी, वो किताब दे दो।
ठीक है। तो एक्चुअली 60 अपर पार्ट की काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अपर पार्ट। ध्यान देना होगा, अपर पार्ट का मास अब m/2 हो गया होगा और लेंथ ऑफ अपर पार्ट भी l/2 हो चुकी है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मास m/2, l/2 इसकी लेंथ, उसका स्क्वायर अपॉन 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर जो यहाँ से कैलकुलेट हुआ होगा तो वो शायद आ रहा होगा √3g/l और इक्वल टू अगर सेंटर ऑफ मास, इस अपर पार्ट का सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस अपर पोर्शन वो कितना राइज करेगा। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अपर पोर्शन जो राइज करेगा वो उसकी हाइट हो जाएगी l/4 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये पोर्शन देखो l/4 1 माइनस कॉस थीटा वाला पॉइंट और इंटू उसका मास m/2 इंटू g। इक्वेशन समझ में आई है वाली? यस सर। बोलो। Yes, sir. हैं? ठीक। इससे थीटा आ जाएगा 60 डिग्री का पार्ट। सेकेंड पार्ट में जो लोअर पोर्शन है उसका मोशन कैसे होगा ब्रेक होने के बाद। तो ब्रेक होने के बाद इस लोअर पोर्शन पर सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स बचेगी और कोई फोर्स नहीं होगी। तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी में इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, लोअर पोर्शन का सेंटर ऑफ मास निकाल पाएंगे क्या वेलोसिटी से चलेगा वो, लोअर पोर्शन की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। सर 3l/4 इंटू ओमेगा। 3l/4 इंटू इसकी एक्चुअली से, हाँ ठीक है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लोअर, सेंटर ऑफ मास ऑफ लोअर पार्ट की बात कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी उतनी ही रहेगी जो ब्रेक करने से पहले थी। ब्रेक करने से पहले ये वाला पॉइंट इस हिंज के अबाउट 3l/4 रेडियस का सर्कुलर पाथ कर रहा था। 3l/4 मल्टीप्लाइड बाय द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो यहाँ पर निकाली है √3g/l। और उसके बाद सेंटर ऑफ मास फॉलो करेगा एक पैराबोलिक पाथ मोशन अंडर ग्रेविटी में और उस सेंटर ऑफ मास के अबाउट पूरी रॉड रोटेट करती चली जाएगी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जिस सेंस में ओमेगा था सर क्लॉकवाइज। उसी सेंस, मतलब सेंटर ऑफ मास ध्यान रखना होगा। हाँ, सेंटर ऑफ मास ऑफ लोअर पोर्शन वो तो पैराबोला पे जाएगा बट रॉड उसके अबाउट रोटेट कर रही होगी। और क्या रॉड के सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करते वक्त ओमेगा में कोई चेंजेस आएंगे? लोअर पोर्शन एक प्रोजेक्टाइल पाथ पे है, उसका सेंटर ऑफ मास प्रोजेक्टाइल कर रहा है और लोअर पोर्शन अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट भी करती रहेगी। वो ओमेगा टाइम के साथ वेरी करेगा या वो ओमेगा टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा। रीजन उसका क्योंकि ग्रेविटी की एक्सटर्नल फोर्स टॉर्क नहीं लग रहा सर, मतलब कोई एक सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स है, उसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई टॉर्क आएगा नहीं। अब जो मेन पॉइंट है क्वेश्चन का, ब्रेक करने के प्रोसेस में क्या कुछ एनर्जी लॉस हुआ है या फिर एनर्जी गेन हुआ है, ये बताएं। इस पूरे प्रोसेस में जब ये रॉड ब्रेक हुई तो पूरे फिनोमेना में एनर्जी कंजर्व है, चेंज हुआ है एनर्जी, और चेंज हुआ है तो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? एनर्जी ऑफ सिस्टम बिफोर ब्रेकिंग एंड आफ्टर ब्रेकिंग इक्वल है या फिर पहले ज्यादा थे या फिर बाद में ज्यादा है? कितना लिखेंगे? पहले वाली एनर्जी बोले, एक मिनट, बिफोर वाली एनर्जी बिफोर ब्रेक, मतलब ब्रेक करने से 1/2 I about hinge और ओमेगा सर। तो वो ml²/3 और ओमेगा √3g/l था। ब्रेक करने के बाद का अगर एनर्जी कैलकुलेट करें जस्ट आफ्टर ब्रेक में अगर एनर्जी निकालें तो अपर पार्ट की एनर्जी हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अपर पार्ट m/2 हो जाएगा और l/2 वो 24 आ जाएगा, नीचे यहाँ लिखा है हाँ। यही तो आएगा। यस सर।
इनटू उसका ओमेगा प्लस लोअर पार्ट की एनर्जी कैसे निकालेंगे, ब्रेक करने के बाद लोअर पार्ट की जो एनर्जी है। तो सर ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल हाफ काइनेटिक आई ओमेगा दोनों मिला देंगे। हाँ, तो हाफ मास ऑफ लोअर पार्ट m/2, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, लोअर पोर्शन के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, लोअर पोर्शन के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के लिए हमने भी डिस्कस किया था कि सेंटर ऑफ मास ऑफ लोअर पार्ट, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 3L/4 टाइम्स ओमेगा, 3L/4 इंटू ओमेगा विच इज रूट ऑफ 3G/L उसका स्क्वायर, प्लस इसमें एक टर्म और आएगी अभी, ये सिर्फ ये लोअर पार्ट की ट्रांसिटरी काइनेटिक एनर्जी, लोअर पार्ट की भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोअर पार्ट का भी इतना ही रहेगा इनटू ओमेगा स्क्वायर, यानी ये चीज, मतलब कुल मिलाकर एक्चुअली ये चीज डबल, सॉरी लोअर पार्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसमें यहाँ पर 24 नहीं आएगा, मिस्टेक हो 48 आएगा। हाँ, वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैलकुलेट होगा। लोअर पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना होगा, तो वहाँ m/2 L/2 का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 3 की जगह 12 आएगा, 48 भी नहीं आएगा, मेरे ख्याल से 96 आएगा। यस सर 96 आएगा। m/2 उसकी लेंथ L/2 का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 3 की बजाय 12 आएगा, ये अपर तो 96 ही आएगा। हाँ सर 96 और ओमेगा लोअर पार्ट का ओमेगा रूट ऑफ 3G/L, चेक करो जरा। सर नीचे वाले पार्ट का ओमेगा सेम ही रहेगा। इम्पल्स नहीं है ना कोई। ओके अब करके बोलो कि कौन सी एनर्जी ज्यादा आ रही है, ये हो सकता है बराबर आ जाए। ये वाली किताब तो जिससे टाइप हुआ है ये, क्या भैया ये सॉल्व नहीं हो पा रहा क्या ये चीज सर पूरा? बराबर आ रही। बराबर आ रही है। क्या इसे पहले से नहीं बोल सकते थे? मतलब इतना कुछ करने की जरूरत थी क्या मेरे को? सर इम्पल्स था नहीं सर, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स थी नहीं, और जो एक्सटर्नल फोर्स थी वो सेंटर ऑफ मास से सेकंड वाले में पास कर रही थी सर, तो उसका कोई इस पे इफेक्ट पड़ नहीं रहा था सर, तो इसलिए हम लोग कह सकते थे सर कि एनर्जी दोनों की इक्वल है। हाँ, पहले इसे पहले बोलते ना, ये रॉड जितने पार्टिकल्स को मिला करके ये रॉड बनी होगी, वो सभी के सभी पार्टिकल्स ब्रेक करने से पहले और ब्रेक करने के बाद तो सेम ही स्पीड पर चल रहे हैं। जब हम लोगों ने किसी पार्टिकल के स्पीड को चेंज किया ही नहीं है, तो जो एनर्जी ऑफ एवरी पार्टिकल होगी रॉड के, वो भी जितनी ब्रेक करने से पहले उतनी ही ब्रेक करने के बाद, उसमें चेंज कहाँ पर आएगा? अगर किसी भी पार्टिकल की स्पीड ब्रेक करने के पहले और ब्रेक करने के बाद डिफरेंट है, तो इसका मतलब उस पार्टिकल पर इंपल्स लगी है वहां पर, और क्वेश्चन में उस चीज को डिनाई किया गया है। ठीक है, यस बोलो। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
अब ये क्वेश्चन पूरा लिखेंगे नहीं, मैं बोलता जाऊंगा, आप लिख लो अपने हिसाब से। या मैं डायग्राम बना के बस छोड़ दूंगा। इसमें डायग्राम में कह रहे हैं कि दो कन्वर्जिंग लेंसेस हैं, कन्वर्जिंग लेंसेस, फोकल लेंथ f1 और फोकल लेंथ f2 की, और इनके बीच में कोई डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितना है ये मालूम नहीं, बट इनके बीच में कोई डिस्टेंस है, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है इससे कुछ डिस्टेंस पे, और वो डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। नहीं, फाइंड डिस्टेंस नहीं निकालनी है। वो ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट फर्स्ट लेंस से किसी भी डिस्टेंस पर रखा जाए, ऑब्जेक्ट और फर्स्ट लेंस के बीच में जो डिस्टेंस है इसके इंडिपेंडेंट फाइनल इमेज का साइज आ रहा है। साइज ऑफ द फाइनल इमेज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द फर्स्ट लेंथ डिस्टेंस, इसके इंडिपेंडेंट इमेज की साइज आ रही है। तो ये लेंसेस के बीच में क्या डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। क्लियर हो गया क्वेश्चन क्या है इसमें? जो इनसे इमेज बनेगी, दोनों लेंसेस को मिला करके जो फाइनल इमेज बन रही है, उसका साइज जो होगा वो इस पे नहीं डिपेंड कर रहा है कि पहला ऑब्जेक्ट और फर्स्ट लेंस कितने डिस्टेंस पे है। हुआ क्लियर कि नहीं भाई? बोलो कुछ। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. करोगे अटेम्प्ट? यस सर। Yes, sir. एक बार। ट्राई करो जल्दी। वो एफ नेट निकाला पहले, हाँ, क्या कह रहे नेट थे? फोकल लेंथ। नेट फोकल लेंथ कौन क्या फॉर्मूला लगा करके? फिर 1/f1 + 1/f2 - d/f1f2। अच्छा, उसके बाद क्या किया? फिर उसके बाद फिर वो लेंथ फॉर्मूला लगाया, उसमें मैग्निफिकेशन सर v/u, मतलब उसमें इन टर्म्स ऑफ u एंड f निकाला। अच्छा, फिर और फिर उसमें फिर जो कुछ एक्सप्रेशन बना था उसमें u मतलब एलिमिनेट करने का एक ही तरीका था कि f1 + f2 0 मतलब = d हो जाए। एक मिनट मैं लिख दूं। मेरे ख्याल से आप ये कह रहे हो कि पहले हमने लेंस वाली इक्वेशन लगाई 1/v - 1/u = 1 डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। यस सर। एक मिनट। और उसके बाद हमने मैग्निफिकेशन का v/u वाला फॉर्मूला लगाया और उसको u के इंडिपेंडेंट करने की कंडीशन देख ली। यस सर। ठीक। अब इसमें आंसर हो सकता है सही हो, लेकिन मेरा पॉइंट है, क्या ये वाला स्टेप सही है? मतलब जब दो लेंसेस से डिस्टेंस पे होते हैं तो क्या हम इस तरीके से फाइनल इमेज निकालते हैं कभी? सर आपने मना किया था। सर अलग अलग करके नहीं निकालते, ये गलत मेथड है। भले आंसर आ रहा हो अलग बात है, लेकिन ये जो स्टेप है ना यार, कि हम फाइनल इमेज की जो पोजीशन है इस टाइप, जब लेंसेस कांटेक्ट में होते हैं तो आप इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का लॉजिक यूज करते हो। जब लेंसेस से डिस्टेंस पे होते हैं तो लॉजिक कुछ और है। लॉजिक ये है कि पहले हम फर्स्ट लेंस की जो इमेज बनाते हैं उसको एज ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं सेकंड लेंस के लिए, और फिर सेकंड लेंस के लिए अलग इक्वेशन बनाते हैं। ये वर्किंग सही नहीं है। ठीक है, मैं इसीलिए मेथड बताना चाह रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो दूसरा क्वेश्चन इस कंसेप्ट से गलत आ जाए। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस आपका कुछ x मान लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट लेंस की इक्वेशन लिखते हैं क्या होगी। तो फर्स्ट लेंस के लिए जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो लेंस इक्वेशन के हिसाब से 1/v1 - 1/ its ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, साइन कन्वेंशन से -x, और इक्वल्स टू 1/ कन्वर्जिंग लेंस है, पॉजिटिव फोकल लेंथ। इससे x फाइंड कर सकते हैं सिंपली। एक बार चेक कर लेना हो सकता, क्योंकि हम ना कुछ गलतियां हो सकती हैं बिकॉज इसलिए देख लेना ये सही आ रहा है कि सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, Yes. सॉरी, हाँ ठीक है, लेकिन हमें तो v1 निकालना है यार, गलती है, सॉरी, हमें निकालना v1 है। तो ये इधर -1/x हो जाएगा, तो ये x f1 और ऑन x - f1 ये बनेगा।
अब हम जो Yes. पहले लेंस की जो इमेज बनेगी उसको ऑब्जेक्ट को ट्रीट करते हो सेकंड लेंस के लिए। ये इमेज लेंस के कौन से साइड पर बनेगी, ये कैसे पता चलेगा कि ये जो इमेज बन रही है वो फर्स्ट लेंस की लेफ्ट साइड पर बन रही है या फर्स्ट लेंस के राइट साइड पर बन रही है? तो एक अज्यूम कर लेंगे कि मतलब हाँ, और इसमें एक और बात है, देखिए डबल लेंसेस में मैग्निफिकेशन निकालने का जो तरीका है, पहले तो आप इमेज निकालोगे, उसके बाद आप पहले लेंस की मैग्निफिकेशन निकालो कितनी है। मैग्निफिकेशन बाय द फर्स्ट लेंस, वो इसका इमेज डिस्टेंस बाय द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि v1 इमेज डिस्टेंस अपॉन इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो कितना आ जाएगा अगर हम उसके हिसाब से निकाले v1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस करके पहले वाले की मैग्निफिकेशन अगर हम फाइंड करें -x. सर f1 अपॉन x सर f1 upon d plus f1 upon x minus f1 अपॉन x माइनस f1 आएगा या फिर f1 अपॉन f1 माइनस x आएगा, साइन कन्वेंशन का भी ध्यान। पहला वाला सर, x minus x माइनस f1, ऐसा क्यों? क्योंकि मैग्निफिकेशन जब आप लगाते हो लेंस के फेयर में v अपॉन u, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको माइनस x नहीं पुट करेंगे। Yes, sir. yes sir. तो फिर ये आएगा या फिर f1 माइनस x आएगा? Sir, f1 minus तो ध्यान दिया इसको, ये फर्स्ट लेंस का हुआ। अब आइए सेकंड लेंस पे। सेकंड लेंस के लिए वन बाई v फॉर द सेकंड लेंस माइनस 1 अपॉन, अब आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या पुट करोगे सेकंड लेंस के लिए, और आगे यहाँ 1 अपॉन f2 रखना है। sir, d minus x v1 minus d। हाँ, अब V1 इसमें minus देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि x तो अननोन है। जब ये अननोन है तो हमको ये तो मालूम नहीं है कि v1 पॉजिटिव आएगा कि v1 नेगेटिव आएगा, ये तो मालूम नहीं हमको, बिकॉज x तो ये डिस्टेंस तो दिया नहीं कहीं पर। तो हो सकता है v1 पॉजिटिव आ रहा, हो सकता है v1 नेगेटिव आ रहा, और पॉजिटिव आ रहा था हो सकता है वो d से ज्यादा आ रहा हो, d से कम आ रहा हो। अपने क्लासेस में एक ऐसा केस हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज जनरेट होते हैं कि पहली वाली इमेज कहाँ बनेगी, इसकी अगर कई सारी पॉसिबिलिटीज बनती हो तो उनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी लेकर के हम आगे मूव कर जाते हैं। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि v1 पॉजिटिव आएगा, और मैं ये भी एज्यूम कर रहा हूँ कि v1 की वैल्यू d से कम आएगी। मतलब ये कि यहाँ से जो रेज आएगी वो सेकंड लेंस के पहले किसी पॉइंट पर इमेज बना देगी, फर्स्ट इमेज i1, और ये डिस्टेंस हमने v1 मान लिया है x टाइम्स f1 डिवाइडेड बाय x माइनस f1, मतलब इसको पॉजिटिव एज्यूम करके चल रहे हैं। और ये पॉइंट अब आप कंसिडर करते हो एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस, तो सेकंड लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम ये वाला पुट करेंगे, d माइनस ये वैल्यू, सो d माइनस ये हो गया, बट इसके आगे भी तो साइन कन्वेंशन लगेगा कुछ। सेकंड लेंस के माइनस ऑब्जेक्ट प्लस हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन, और क्योंकि ये पॉइंट अगर हमारा एज एन ऑब्जेक्ट है फॉर सेकंड लेंस, तो ऑप्टिकल साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये लेंस की लेफ्ट साइड का पॉइंट है माइनस साइन, और इक्वल्स टू 1 अपॉन f2। इससे आप निकालो फिर से v, इससे v2 निकालेंगे, सेकंड लेंस का v2, थोड़ा टाइम टेकिंग है ये, तो v2 सेकंड लेंस का, और फिर सेकंड लेंस की मैग्निफिकेशन निकालेंगे। उसके लिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा, सेकंड लेंस की मैग्निफिकेशन विल बी इट्स v2 डिवाइडेड बाय इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है पूरा d माइनस x f1 अपॉन x माइनस f1 विथ नेगेटिव साइन। और फिर एक और रूल होता है कि जब कोई इमेज दो लेंसेज के थ्रू बनती है तो जो फाइनल मैग्निफिकेशन आता है, जिसको ओवरऑल मल्टीप्लाई करके आता है। सर मल्टीप्लाई कर देते सर m1 m2 m1 m2 करेंगे, तो पहले यहाँ पर m1 आएगा, जैसे m2 आएगा, मल्टीप्लाई करके ओवरऑल मैग्निफिकेशन आएगी, और जो ओवरऑल मैग्निफिकेशन आएगी वो ऑब्वियसली एज ए फंक्शन ऑफ x आएगी। ओवरऑल मैग्निफिकेशन एज ए फंक्शन ऑफ x, उसको आपको इंडिपेंडेंट ऑफ x करने की कंडीशन देखनी है।
टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये मानता हूँ उसको, लेकिन प्रोसेस इसका यही है, करने का तरीका यही है। सर वो इंडिपेंडेंट सेट तब बन रहा है जब प्रोडक्ट 0 है F1 F2 का। नहीं, आंसर उसका सही है, आंसर आंसर वही वही है F1 प्लस F2, जैसे डिस्टेंस मस्ट बी F1 प्लस F2, आंसर तभी आ रहा है। अच्छा सर, ओके। हाँ, उसमें दिक्कत नहीं है। सर मैं फाइनली डी बताना है। ये डिस्टेंस, हाँ, ओके सर। आंसर इज F1 प्लस F2, बट जो उसका तरीका था ना, वो तरीका उसको सही करना इसलिए जरूरी था कि किसी और क्वेश्चन में न लगा दे वो मेथड। अंकुर जी क्लियर हुआ मेथड, मिस्टेक फॉल्ट? यस सर, यस सर। So D equals to F2. नहीं, आंसर तो D बराबर F1 प्लस F2 ही आएगा यार, कैसे भी आए, लेकिन आंसर यही है, D इक्वल्स टू F1 प्लस F2। और इस क्वेश्चन को इसीलिए लिया था मैंने क्योंकि D इक्वल्स टू F1 प्लस F2 और भी तरीके से आ जाता है, और भी तरीकों से D बराबर F1 प्लस F2 आता है। और तो ऐसा क्या होता है कि गलत सोल्यूशन जब हम लोग कर रहे होते हैं ना, तो वो उसी दिमाग में बैठ जाती है और फिर उसी को हम किसी और क्वेश्चन में भी लगा देंगे। ये सर इस आ गया। D इक्वल टू F1 प्लस F2 इज द राइट आंसर। ठीक है, यस सर। यस सर। Yes. ये प्रॉपर तरीका है। वैसे अगर आप तरीके और देखना चाहते तो और भी तरीके हैं मेरे पास, तरीके और भी हैं भाई। अगर अब वो कह रहा है ना कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट इमेज की साइज है, ये तो खुद ही कह रहा है। तो एक काम करो ना, आप मान लो कि पहला ऑब्जेक्ट फर्स्ट लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे ही रखा गया है। जब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइनल इमेज का साइज, इमेज का जो साइज है वो इस डिस्टेंस पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, तो हम इस डिस्टेंस को अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। तो अगर हम ये मान लेते हैं, अगर हम यही मान लें कि हमारा ऑब्जेक्ट फर्स्ट लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे है, तो उसकी इमेज भी वही बनेगी और सेम साइज की बनेगी। मतलब एक तरीके से फर्स्ट लेंस का कोई काम ही नहीं बचा फिर वहां पर। यस सर। तो फिर इमेज सिर्फ सेकंड लेंस के थ्रू बनेगी और उसका मैग्निफिकेशन हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, अगर हम ये मान लें, देखिए अगर इसको ऑब्जेक्टिव माइंडसेट से करना चाहते हो, ऑब्जेक्टिव माइंडसेट क्या बोलता है, देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एक तो V बाई U होता है, एक इसका सिंप्लीफाइड फॉर्मूला भी होता है, वो लेंस इक्वेशन से ही आ जाता है इन टर्म्स ऑफ U। F और U के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं ना सर F upon F plus U। F upon F plus U। चलो अगर हमने ये लिखा मान लो, एंड सपोज दैट द ऑब्जेक्ट इज एट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द फर्स्ट लेंस, तो पहली मैग्निफिकेशन क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट मैग्निफिकेशन। when the object will be at the optical center of the first lens, मतलब U0, so first Sir, magnification will, और M2 will be जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा तो यही चीज सेकंड लेंस के रिस्पेक्ट में चलिए, सेकंड लेंस का यहाँ पर F2 डिवाइडेड बाय F2 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगा। ये बात आ रही समझ में? Yes, sir. यस सर। ये ऑब्जेक्टिव माइंडसेट है। अब ये स्ट्राइक ऑब्जेक्ट एट ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस 1, तो और ओवरऑल मैग्निफिकेशन इनके प्रोडक्ट से आ जाएगी, तो वो हो गया F2 डिवाइडेड बाई F2 माइनस 3। और दूसरा एक और स्पेशल केस मान लो, लेट द ऑब्जेक्ट इज एट 2F1 डिस्टेंस। अब आपको 2F1 क्यों, तो 2F1 एक स्पेशल पॉइंट होता है लेंस का। कहाँ बनती है उसकी इमेज, अगर हम 2F1 पर रख दें, या करें फर्स्ट लेंस से 2F1 पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, इसकी इमेज है सर अदर साइड 2F1। अदर साइड 2F1। तो अदर साइड 2F1, इसमें भी मैग्निफिकेशन 1 आता है, लेकिन इसमें मैग्निफिकेशन -1 आता है क्योंकि इन्वर्टेड इमेज आती है। और फिर दूसरे लेंस के लिए
F2 डिवाइडेड बाई F2 मतलब प्लस है, लेकिन वो साइन कन्वेंशन से माइनस हो जाएगा, और सेकंड लेंथ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब लिखेंगे तो वो d माइनस है 2f1 कर देंगे, और मल्टीप्लाई करके ओवरऑल मैग्निफिकेशन आ जाएगी। तो ये माइनस F2 डिवाइडेड बाई F2 माइनस d माइनस 2f1, और ये दोनों मैग्निफिकेशन सेम होने चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से। यहाँ वाला मैग्निफिकेशन और ये वाला मैग्निफिकेशन सेम होना चाहिए। ये सर इससे तो आ गया सर, तुरंत ही आ गया। आ रहा है इससे? यस सर आ रहा है। अब ये डिपेंड करता है ना यार, आप पेपर में बैठे हो तो एक सब्जेक्टिव अप्रोच है, लेंदी हो रही है, वो एक ऑब्जेक्टिव माइंडसेट हो गया कि हम जुगाड़ कर ले कैसे भी, और ये इसको जुगाड़ नहीं बोलते, इसको लॉजिक बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन ले रहे हैं, और असाइनमेंट पहले से चली जाती तो ज्यादा बेटर यार। इन्होंने एक सेकंड रुकना, बस क्वेश्चन दे रहे हैं। इसमें ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और अंदर में स्प्रिंग से कनेक्टेड है वो, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड बाय द स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट K, और एक्सटर्नली किसी रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्टेड है R, और लेफ्ट प्लेट के ऊपर कहा जा रहा है कि प्लस कैपिटल Q चार्ज है और राइट प्लेट के ऊपर माइनस ऑफ कैपिटल Q चार्ज। प्लस कैपिटल Q लेफ्ट प्लेट पर, माइनस कैपिटल Q राइट वाली प्लेट पर चार्ज है। स्प्रिंग है जिसकी नॉर्मल लेंथ दी गई है आपको, स्प्रिंग की नॉर्मल लेंथ स्मॉल l है, और अभी ये स्विच ओपन है। वो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है ना, एट टाइम t इक्वल टू 0 स्विच इज ओपन देन इट इज क्लोज्ड। ठीक है भाई, आप कह रहे हैं कि स्विच को बंद किया जब स्विच इज क्लोज्ड एंड द कैपेसिटर विल बी डिस्चार्ज, बिकॉज जब बैटरी नहीं होगी तो डिस्चार्ज हो जाएगा वो। और इसमें प्लेट का एरिया गिवन है, न्यूमेरिकल वैल्यूज में एरिया ऑफ प्लेट ए दे रखा है। बता दे रहे क्या क्या दिया, प्लेट का एरिया गिवन है, स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है, स्प्रिंग की नॉर्मल लेंथ गिवन है, इनिशियल चार्जेस दिए हैं, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और उसके बाद कह रहे हैं नाउ कैपेसिटर इज डिस्चार्ज्ड बाय क्लोजिंग द स्विच एंड द डिस्चार्जिंग प्रोसेस इज क्वासी स्टैटिक। डिस्चार्जिंग प्रोसेस इज वेरी मतलब क्वासी स्टैटिक, बहुत स्लो प्रोसेस है। हीट लॉस फाइंड करना है, इस पूरे प्रोसेस में हीट लॉस क्या होगी। अगर डिस्चार्जिंग बहुत स्लो प्रोसेस हो, अल्ट्रा स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस, अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर। और इसका सेकंड पार्ट भी है, बट अभी आज एक ही पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट आपको होमवर्क में है। अगर ये प्रोसेस एक फास्ट क्विक प्रोसेस होता है, मतलब कि अगर डिस्चार्जिंग इंस्टेंटेनियस हो जाए तो कितनी हीट लॉस होगी, और अगर डिस्चार्जिंग धीमे धीमे हो रही है तो कितनी हीट लॉस होगी। फिर स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में, ये नहीं, ये एक्चुअली इसके बारे में हम कुछ बोलना नहीं चाह रहे। ओके, मतलब क्या होता है फिर रीडिंग एबिलिटी नहीं बनती क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूं आपको, जो लगे इसमें। अगर a spring is connected to the plates of a parallel plate capacitor, each of the plate has an area capital A, spring has constant K, normal length L, and of insulating material. The plates
are charged by plus Q and minus Q, and then the switch is closed. Assuming discharging process to be very slow, find the heat dissipated in the resistance. सर इसका लॉजिक बता सकते हैं सर? बताओ। सर जब प्लेट डिस्चार्ज हो जाएगी सर तो उसमें जो प्लेट्स पे जो चार्ज होगा वो कम हो जाएगा। हाँ सर, तो उसमें जो आपस में इंटरैक्टिव फोर्स लग रही है वो कम हो जाएगी सर, तो उसके चलते सर जो हमारी स्प्रिंग है वो और दोनों तरफ से प्लेट्स को और खींच लेगी अपनी तरफ से सर, तो जो टोटल हीट लॉस होगा वो I²R माइनस वो जो हाफ के इंटू L माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। I²R में से क्यों माइनस करेंगे? I²R तो हीट लॉस ही होता है। अब देखो, तुम्हारा प्रॉब्लम समझो, तुम अपनी प्रॉब्लम देखो। तुम एक ब्लर पिक्चर क्वेश्चन की बन गई है तुम्हारे दिमाग में। अब वो क्लियर नहीं है, बट एक ब्लर पिक्चर आ गई है कि कुछ ऐसा वैसा होगा इसमें। अब यहाँ पे तुम क्या करोगे? जल्दीबाजी का स्टेप उठा करके क्वेश्चन गलत कर दोगे। मतलब आपकी बात सुन करके ये तो लग रहा है कि दिमाग अभी सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो दोस्तों इस पे काम करो भाई। एग्जाम में थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शंस की वजह से ना आपका प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। काफी हद तक मतलब लॉजिकली क्लोज हो आंसर की। इसमें करंट, टाइम और डिस्टेंस दोनों का फंक्शन होगा। बिल्कुल होगा। सर इसमें ऐसे नहीं है, इनिशियली स्प्रिंग जो है सर एक्सटेंडेड होगी, तो सर उसकी एक्सटेंशन निकाल के उसकी एनर्जी निकालेंगे और इनिशियली कैपेसिटर की भी एनर्जी होगी, तो उन दोनों एनर्जी का जो समेशन होगा वो हो जाएगी प्लस। उन दोनों का जो समेशन होगा। यस सर, क्योंकि आखिर में स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ जाएंगे, क्योंकि सर कोई फोर्स नहीं होगा दोनों के बीच। अब देखो, तुमने भी लगभग और भी बेटर तरीके से कर लिया, लेकिन एक चीज गलत बोल रहे हो। लेकिन सर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में नहीं आएगी सर, उसमें हम लोग ये कैसे कह सकते हैं सर कि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ जाएगी? बोलने दो ना, और लोग सोचने दो पहले भी। आप एग्जाम में तो यही सिचुएशन फेस करोगे। क्वेश्चन सामने हैं, जो समझ आएगा वो करो। सचिन, एक पॉइंट पे गलती हो रही है बस। सर यहाँ पे कैपेसिटेंस जो होगा सर, क्या वो भी मतलब सर वो भी तो वेरिएबल ही हो जाएगा सर, क्योंकि जो हमारा एल है वो धीमे धीमे कम हो रहा है सर, तो वो भी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा। बिल्कुल। द आरसी सर्किट में डिस्चार्जिंग विद वेरिएबल कैपेसिटर है। यस सर। तो वो फॉर्मूला भी नहीं लग पाएगा जो Q0 e⁻⁻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 ⁻
अच्छा, मेन बात ये है कि आप कितने कम टाइम के अंदर और राइट कंसेप्ट की तरफ भाग जाते हो, ये भी तो एक मैटर कर रही चीज। देखो, तुम में से किसी ने इस पॉइंट के बारे में नहीं सोचा है कि प्रोसेस क्वासी स्टैटिक हो रहा है? नहीं सर, सर उसकी वजह से सर सारी एनर्जीज जो होंगी वो कंजर्व हो जाएगी सर। ना भैया, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मतलब एक प्रोसेस बहुत धीमे धीमे हो रहा है। इक्विलिब्रियम होंगे सारे में। फोर्स इक्विलिब्रियम में हाँ, तो हर आपको पॉइंट पे इक्विलिब्रियम।
और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में इक्विलिब्रियम कब होता है? प्रोसेस के बिगिनिंग में, प्रोसेस के एंड में, या फिर प्रोसेस के हर एक स्टेप पर? हर एक स्टेप पर थ्रूआउट प्रोसेस। तो यही तो की पॉइंट हुआ ना कि क्योंकि प्रोसेस क्वासी स्टैटिक है तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम प्रोसेस के स्टार्टिंग में भी होगा, प्रोसेस के एंड में भी होगा और प्रोसेस के बीच में भी होगा। अभी पूछा था कि हाँ बोलो सर फाइनली मतलब कैपेसिटर पे चार्ज जीरो नहीं होगा, क्योंकि कोई डिस्टेंस रहेगा स्प्रिंग के बीच में भी और कैपेसिटर पे चार्ज भी होगा। हाँ यही तो मैं बोल रहा ना, अगर आप क्वासी स्टैटिक, आप सही क्वासी स्टैटिक को प्रॉपर्ली अगर समझ गए तो आप कर लो। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस चाहे यहाँ हो चाहे थर्मोडायनेमिक्स में हो, एवरी इंस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ द प्रोसेस इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो क्या प्रोसेस के स्टार्टिंग में कैसे इक्विलिब्रियम दिखाया जाएगा? प्रोसेस के स्टार्टिंग में द कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में एक फोर्स लगेगी जिसका फॉर्मूला होता है क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। अब बताइए जो पूछा था ना कि स्प्रिंग स्टार्टिंग में नॉर्मल होगी कि एलोंगेटेड होगी, इसका आंसर मिला आपको? प्रोसेस स्टार्टिंग में भी क्वासी स्टैटिक होना है, स्टार्टिंग में भी प्रोसेस क्वासी स्टैटिक होना है, यानी कि स्टार्टिंग में भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, कंप्रेस्ड होगा। यानी कि स्प्रिंग कुछ कंप्रेशन में रही होगी जो इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स लगा रही होगी Kx के फॉर्म में। इससे आप ये निकाल सकते हो कि स्प्रिंग इनिशियली कितनी कंप्रेस होगी। स्प्रिंग का इनिशियल कंप्रेशन आ जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाय k, इनिशियल कंप्रेशन। अब ये बताओ फाइनली स्प्रिंग की लेंथ नॉर्मल होगी या नहीं होगी? वहां पर भी इक्विलिब्रियम होना चाहिए फाइनल मोमेंट पर भी। और कैपेसिटर जब डिस्चार्ज हो चुका होगा तो इन चार्जेस की वैल्यू जीरो हो चुकी होगी, दोनों प्लेट पर कोई चार्ज नहीं होगी। सर उस टाइम पे नॉर्मल लेंथ पे ही हो जाएगा। नेचुरल लेंथ पे नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि अगर उस समय स्प्रिंग में कोई एलोंगेशन या कंप्रेशन होगा तो स्प्रिंग की फोर्स को कोई बैलेंस करने वाला नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर डिस्चार्जिंग होने के साथ साथ प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। इतना आर्ग्यूमेंट समझ में आया आपको जो अभी तक का आर्ग्यूमेंट है? अब आप एनर्जी वाले पॉइंट से जाओ। कैपेसिटर के अंदर इनिशियल एनर्जी होगी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय कुछ एनर्जी होगी उसकी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c इनिशियल एनर्जी। यस और कैपेसिटर की फाइनल एनर्जी जीरो हो गई। यस सर। यानी कि जो लॉस ऑफ कैपेसिटर एनर्जी है वो कहां चला गया? फिर सर हीट। हाँ तो अपना आंसर बताओ क्या आएगा यार इसमें? क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स उसकी कैपेसिटेंस क्या रखेंगे स्टार्टिंग में? a epsilon naught upon L minus q square by 2a epsilon naught k. a epsilon upon L minus x. हाँ क्योंकि स्टार्टिंग में स्प्रिंग कंप्रेस है तो वो L माइनस और x मतलब ये चीज। फिलहाल तो मैं x लिख दे रहा हूँ, बाद में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। क्यू स्क्वायर बाय 2c ये कैपेसिटर की इनिशियल एनर्जी प्लस स्प्रिंग भी एनर्जी में थी, स्प्रिंग के अंदर भी एनर्जी था हाफ k और इस x का स्क्वायर। और ये दोनों एनर्जी बाद में जीरो हो जा रही है, कैपेसिटर की एनर्जी भी जीरो हो गई, स्प्रिंग की एनर्जी भी जीरो हो गई, तो यही चीज ऐसा हीट लॉस आएगी। सचिन मेरे ख्याल से आपका सिर्फ ये वाला पॉइंट मिस हो रहा था या ये तुम्हारे दिमाग में था? सर ये भी था, मतलब मैंने एक्सपेंशन। अच्छा कोई बात नहीं, बाकी ठीक है। अब इसको आपको करना है, अगर ये बहुत
बहुत ही क्विक प्रोसेस होता है, मतलब डिस्चार्जिंग बहुत क्विक होती, उस केस में क्या आंसर आता है? इसको हटा दें भाई, जल्दी बोलो। यस सर। लिख लिया है पूरा? Yes, sir. अब देखो एक क्वेश्चन और दे। ये ना एक हॉरिजॉन्टल सरफेस मान लिया, हॉरिजॉन्टल टेबल टाइप का कोई चीज है, और इसके ऊपर एक रिंग है, हॉरिजॉन्टल टेबल, और इसके ऊपर एक रिंग, कुछ मास दे रखा है, उसका रेडियस दे रखा है, और इसमें यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखी है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, रिंग भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, टेबल भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, और मैग्नेटिक फील्ड भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। मास ऑफ रिंग m और रेडियस r, और ये रिंग फ्री है, विदाउट एनी क्लैम्प, फ्री, सॉरी मास गिवन नहीं है क्वेश्चन में, मास इज नॉट गिवन, मास है बट दिया नहीं है, अननोन है। मैसिव स्प्रिंग है बट उसमें कितना मास है ये नहीं दिया क्वेश्चन में, और इसके अंदर एक करंट पास हो रही है, इसमें एक आई करंट पास हो रही है, उसके बारे में ये कहा है कि ये जो आई करंट है, इट इज अ डबल ऑफ मिनिमम करंट, द डबल ऑफ मिनिमम करंट रिक्वायर्ड टू टॉपल द रिंग। मतलब जो आई करंट है वो उस करंट का डबल है जिस करंट पर ये रिंग टॉपल कर जाएगी, उससे ज्यादा करंट है। और फाइंड आउट करना है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द रिंग एंड द टेबल, नॉर्मल बिटवीन द रिंग एंड टेबल जस्ट आफ्टर करंट इज टर्न्ड ऑन। जिसको क्वेश्चन है क्लियर भाई पूछ लेना। क्लियर है रैंक क्वेश्चन या कुछ लग रहा है आपको? यस सर। रिंग है टेबल, टेबल के ऊपर, टेबल पर एक रिंग, उसमें एक करंट पास हो रही है जिसके बारे में वो करंट आई है, बट वो करंट डबल है उस करंट का जिस करंट पर ये रिंग टॉपल कर जाएगी। सर रिंग की टॉपलिंग का क्या मतलब हुआ था? फ्लिप कर जाए, टॉपल मतलब फ्लिप कर जाए, मतलब अपसाइड डाउन हो जाए, जैसे फेस 1 ऊपर था तो फेस 1 नीचे चला जाए। नहीं वो कैसे होगा, टेबल पर रखी है रिंग, तो कैसे होगा ये चीज? एचसीवी में क्वेश्चन है भाई इसका, एचसीवी के मैग्नेटिज्म चैप्टर में ये क्वेश्चन है, उसमें यहाँ पर स्क्वायर रूट लिया हुआ उन्होंने। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा सर वो बी से अलाइन करने की कोशिश करेगा, तो शायद ये मतलब एक साइड के अबाउट कुछ टॉपल करेगा। अच्छा ये बताओ, जितना क्वेश्चन के लैंग्वेज है उसके हिसाब से अगर इस रिंग में I/2 करंट होती तो क्या होता? इस रिंग में I/2 करंट होती। सर मतलब जस्ट वर्टिकल हो जाता। नहीं जस्ट वर्टिकल नहीं होता,
वो कह रहा है कि जो आई करंट है वो डबल है उसको टॉपल करने वाले करंट से, फ्लिप करने वाले करंट से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें आई अपॉन 2 करंट होता, मान लेते हैं इस रिंग में अगर आई बाई 2 करंट होती तो ये टॉपलिंग करने वाला होता। सर जिस एक्सेस के अबाउट करेगा मास का टॉर्क और उसका टॉर्क इक्वल हो जाता, तो शायद इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिखाएंगे अगर क्लॉकवाइज करंट है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज करंट कर दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता कोई। मान लो एंटी क्लॉकवाइज करंट, उसके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कितना दिखाओगे? टेबल से ऊपर की तरफ एम। सर इसका मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क है एम क्रॉस बी, टॉर्क बाय द मैग्नेटिक, और मैग्नेटिक फील्ड की टॉर्क हमेशा मैग्नेटिक मोमेंट को मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइनमेंट करती है, यानी कि ये एम बी की तरफ रोटेट करना चाहेगा बाय द टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये रिंग रोटेट करना चाहेगी। अगर हम रिंग के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स को ए और बी का नाम दें तो आप बता सकते हो कि अगर एम को बी की तरफ अलाइन करना है तो इसके डायमीटर, ये जो डायमीटर लिखे गए हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी, इनमें से कौन सा पॉइंट टेबल को लिफ्ट करना चाहेगा? कौन सा पॉइंट टेबल से? ए। यानी यहाँ पर रिंग लिफ्ट करने की कोशिश करेगी, बट और ये पॉइंट नीचे जाने की कोशिश करेगा, बट ये नीचे जा नहीं सकता। तो ये टेबल के कांटेक्ट में बना रहेगा और इधर से रिंग उठ जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। यानी कि अगर टॉपलिंग हो जाती तो ये रिंग कुछ ऐसे हो जाती, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर जाती। और लिमिटिंग केस में क्या होगा कि जब ये रिंग मैग्नेटिक फील्ड के टॉर्क की वजह से इसका पॉइंट ए टेबल से जब ऊपर उठना लगेगा, पॉइंट ए टेबल से जब ऊपर उठना स्टार्ट कर देगा, तो उसी टाइम पर इसके सेंटर ऑफ मास पे जो mg की फोर्स होगी वो पॉइंट बी के अबाउट एक रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगी। आ रहा है समझ में कुछ नहीं आता कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, हाँ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पॉइंट ए लिफ्ट करना चाहेगा और पॉइंट बी टेबल पर बना रहेगा, तो पूरा रिंग बी पॉइंट के अबाउट उठेगा। तो जैसे ही ये बी पॉइंट के अबाउट उठेगा इसका सेंटर पॉइंट भी उठ जाएगा, mg की टॉर्क इसको फिर नीचे ले जाएगी। तो लिमिटिंग कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड की टॉर्क m क्रॉस b और मैग्नेटिक मोमेंट इज करंट मल्टीप्लाइड बाय द एरिया। करंट इसमें I by 2 है, एरिया इज पाई आर स्क्वायर इंटू बी, टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लिमिटिंग केस में वो ग्रेविटी की टॉर्क को बैलेंस करें, mg मल्टीप्लाइड बाय टॉर्क अबाउट दिस बी पॉइंट r। यहां से हम कैपिटल आई मतलब एक्चुअली मास निकालेंगे बिकॉज मास वाज अननोन, तो m निकाल सकते हैं ऐसे। इतना कुछ आ जाएगा पाई आर बी आई अपॉन 2g। ठीक है तक बोलिए। यस सर। अब ठीक, अब जब इसमें आई करंट पास हो रहा तो क्या होगा? ये तो I by 2 है, इस समय तो ये टॉपल करने वाला है, यानी इस समय मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटी ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया। लेकिन जब इसमें आई करंट होगा इंस्टेड ऑफ I by 2, अगर आई करंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड की टॉर्क ज्यादा हो जाएगी। फिर एंगुलर एक्सीलरेशन निकाल लेंगे सर बी पॉइंट के आउट, हाँ फिर ACOM निकाल के सर वो न्यूटन। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके अंदर एक रोटेशनल मोशन स्टार्ट हो जाएगा इस बी पॉइंट के अबाउट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की टॉर्क ग्रेविटी के टॉर्क से ज्यादा लग रही है। यानी कि अब ये इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगा, अब ये डायनेमिक्स में चला गया, एक्सेलरेटेड मोशन में चला गया। टॉर्क बाय मैग्नेटिक फील्ड आई पाई आर स्क्वायर बी, उसमें से ग्रेविटी की टॉर्क लेस कर दीजिए, नेट टॉर्क शुड बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रखोगे? रोटेशनल एक्सेस कौन सी होगी? अगर ये रोटेशनल एक्सेस बी पॉइंट से पास होगा और रिंग का टेंजेंट बनेगा 3/2 mr। हाँ रिंग की टेंजेंशियल एक्सेस जो होगी उसके अबाउट ही तो घूमेगा ये, बिकॉज एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है वो प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर इसकी रोटेशन ऐसे क्लॉकवाइज हो रही है तो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस जो पॉइंट बी से पास होगी वो इस रिंग का टेंजेंट है, और रिंग का अपनी टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/2 mr² अल्फा।
नहीं आया समझ में? 3/2 mr²। सर आ गया। पैरेलल एक्सेस। हाँ, आपको अलग अलग पॉइंट्स रिवाइज करवा दे रहे डिफरेंट चैप्टर्स। इसमें अल्फा निकालेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसकी जो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी उसके बाद इसके सेंटर ऑफ मास की लीनियर एक्सेलरेशन निकालोगे। सेंटर ऑफ मास की लीनियर एक्सेलरेशन हो जाएगी आर अल्फा के हिसाब से ऊपर की तरफ। ऑब्वियसली अगर ये लेफ्ट करेगा तो सेंटर ऑफ मास ऊपर उठेगा, और न्यूटन लॉ के हिसाब से सेंटर ऑफ मास की जो एक्सेलरेशन है ये नेट फोर्स अपॉन मास होना चाहिए। और नेट फोर्स एक और याद रखना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप पर टॉर्क एग्जर्ट करता है, फोर्स एग्जर्ट नहीं करता कोई। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर टॉर्क तो लगेगी, लेकिन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स नहीं लगेगी। फोर्स इस पर सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन की होगी और ग्रेविटी की होगी। एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो ये नेट फोर्स नॉर्मल माइनस mg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब यहां से पुश करके अपना आंसर आएगा 5 mg/3। हाँ, तो m को हटाना है ना वहां से। 5 mg/3 तो सही है आंसर। तो m हटेगा, देखो m को ये रिप्लेस कर दो, आंसर सही है। 5 mg/3 आंसर सही है। ठीक है, अब जरूर देखो भाई, हो सकता है इस चैप्टर में ये काम ना करे, रोटेशनल मैकेनिक्स में काम कर जाएगा कहीं कहीं ना कहीं, तो ये कंसेप्ट में हेल्प करेगा ही। हटाए? यस सर। यस सर। यस सर। यहां पर कह रहे हैं अ कंडक्टिंग वायर, ठीक है, अ कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ L and mass per unit length mu and tension force capital T. Conducting wire, length L, mass per unit length mu under a tension force capital T is vibrating in third harmonic. Is vibrating in third harmonic with amplitude of capital A. Is vibrating in the third harmonic with amplitude capital A. In presence of uniform magnetic field perpendicular to the plane of vibrations. In presence of uniform magnetic field B perpendicular to this plane of vibrations. At t equal to 0, at t equal to 0, the string was completely straight. The string was completely straight. कुछ नाम लेते हैं यार, यहाँ पर इसको P and Q नाम देते हैं। And the particle just after point P, and the particle just after point P was going downward. Particle just after point P was going downward. Find induced EMF as a function of time. Find induced EMF as a function of
टाइम। अब ना तो ये समझ आ रहा है कि ये चैप्टर वेव का क्वेश्चन है या फिर ईएमआई का क्वेश्चन है। और एक्चुअल में इसके दोनों चैप्टर के कंसेप्ट हैं वो भी अच्छे मतलब अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग दोनों चैप्टर्स की होनी चाहिए। एंड ये ऑब्वियस है कि एम्पलीट्यूड को लो मानेंगे, मतलब ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम लोग के जितने भी स्ट्रिंग वाले वाइब्रेशन है उसमें लो एम्पलीट्यूड ही माना जाता है। इसको पहले आप इससे बताओ। नंबर 1 पॉइंट, थर्ड हार्मोनिक क्या फ्रीक्वेंसी होगी, बाकी सब बाद में देखना, ईएमआई बाद में देखेंगे, पहले ये बताओ थर्ड हार्मोनिक स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी 3v/2l। 3v/2l। So frequency is 3 times fundamental frequency 1/2l √T/v। ये वेव चैप्टर से आया। लैम्डा क्या होगा यहाँ पर, वेवलेंथ। थर्ड हार्मोनिक में वेवलेंथ कितनी आएगी? 12/3। 12 हाँ ठीक है, ये भी वेव के चैप्टर में देखना है। तो जो वेवलेंथ आती है थर्ड हार्मोनिक में वो एक्चुअली लैम्डा का जनरलाइज फॉर्मूला 12/n होता है स्ट्रिंग वाले चैप्टर में। तो थर्ड हार्मोनिक के टाइम पर लैम्डा की वैल्यू 12/3। इससे हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं, k 2π/λ करके। यस सर। ठीक, ये सब चीजें वेव के चैप्टर में भी हेल्प करेंगी, यहाँ पर भी हेल्प करेंगी। और ऑब्वियसली क्योंकि स्ट्रिंग दोनों एंड पर फिक्स है तो ये स्टैंडिंग वेव बनेगी इसमें। और इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, तब इसमें डिस्प्लेसमेंट y की अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें, स्टैंडिंग वेव इक्वेशन y इक्वल टू, आपको ये शायद बताया होगा हमने कि जो ट्रैवलिंग वेव और स्टैंडिंग वेव है उनमें डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन में ओमेगा टी और kx दोनों के टर्म अंडर द सेम साइन फंक्शन आते हैं। Yes. और स्टैंडिंग में ओमेगा टी और kx सेपरेटली साइन और कॉस के फंक्शंस में चले जाते हैं। यस ठीक है, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड जो बेसिक डिफरेंस है ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन में और स्टैंडिंग में, ये ट्रैवलिंग वेव है ओमेगा टी माइनस kx एक साथ साइन फंक्शन में जाएंगे और स्टैंडिंग में ओमेगा टी अलग और kx अलग। लेकिन अब ये नहीं मालूम होता है कि ओमेगा टी साइन फंक्शन में जाएगा या कॉस फंक्शन में जाएगा, kx साइन फंक्शन में जाएगा या कॉस फंक्शन में जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के 4 पॉसिबल इक्वेशंस हो सकती है ना, a साइन ओमेगा टी साइन kx, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, दोनों साइन फंक्शन में जाए, ओमेगा टी भी साइन फंक्शन में रहे और kx कॉस फंक्शन में चला जाए, इधर कॉस हो जाए इधर साइन हो जाए, दोनों कॉस हो सकते हैं। ये स्टैंडिंग वेव की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। ये डिफरेंस है, सेपरेटली ओमेगा टी और kx अगर आ रहे हैं तो स्टैंडिंग है, एक साथ आ रहे हैं तो ट्रैवलिंग। इसके लिए इस क्वेश्चन की बाकी इंफॉर्मेशन दी है। टाइम जीरो पर वो कह रहे हैं कि वो स्ट्रिंग कंप्लीटली स्ट्रेट है। सपोज P पॉइंट हमारा x बराबर 0 है और Q पॉइंट हमारा x बराबर L है। इनमें से कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो t इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 0 दे देगी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। टाइम 0 पर अगर स्ट्रिंग स्ट्रेट लाइन पर है तो फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x t0 y शुड बी 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द x। ये कंडीशन इसमें से कहां सेटिस्फाई हो रही है? पहले और दूसरा। तो इसका मतलब या तो पहली इक्वेशन या तो दूसरी इक्वेशन। अच्छा, इनके आगे प्लस माइनस भी हो सकते हैं ना, साइन भी तो बदल सकते हैं, सब कुछ हो सकता है इसमें, न जाने कितनी पॉसिबिलिटीज है भाई। इसमें तो नहीं हो सकता ना, इसमें क्योंकि टाइम को 0 रखेंगे तो y सबके लिए 0 नहीं आएगा, वो x की कुछ सिलेक्टेड वैल्यूज के लिए 0 आ सकता है। ये बात आई समझ में? नहीं आई ये बात समझ में, है ना? यस सर। यस सर।
चलिए, अब इसके बाद दूसरी लाइन भी दी है साथ में कि टाइम 0 पर यहाँ से जो अगला पार्टिकल था, इसके जस्ट बाद वाला पार्टिकल, वो नीचे की तरफ मोशन कर रहा था, डाउनवर्ड मोशन कर रहा था। एसएसएम चैप्टर याद करो, एसएसएम चैप्टर में अगर कोई पार्टिकल अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से स्टार्ट करे, यानी कि मीन पॉइंट से स्टार्ट करे और वो नेगेटिव एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ ऑसिलेट करना चालू करे, मतलब वो पहले -a की तरफ जाए, तो उसका फेज कांस्टेंट क्या आता है? फाई नॉट की जो वैल्यू बनती है, फेज कांस्टेंट, अगर मीन पॉइंट से नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जाते हैं तो सर पाई। सर पाई आता है। पाई। और ऐसे में ऑसिलेशन की जो इक्वेशन बनती है वो होती है a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट। फाई नॉट ऐसे तो देखते हैं कि ऑसिलेशन स्टार्ट करते वक्त क्या कंडीशन थी हमारी, तो अगर हम नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ अपना ऑसिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब फाई नॉट की वैल्यू पाई है, तो इसका मतलब ये माइनस साइन ओमेगा टी का टर्म आएगा। ये टर्म्स हमारे प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं, एक्चुअल में यहाँ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट होता है, तो वो फाई नॉट के हिसाब से कुछ भी बन सकता है। तो कुल मिलाकर के हमारे को ये समझ में आ रहा है कि स्टैंडिंग वेव की जो इक्वेशन यहाँ पर लिखनी चाहिए, जितनी इंफॉर्मेशन दी गई है उसके हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव है वो है -a साइन ओमेगा टी साइन के एक्स, साइन के दूसरा वाला नहीं आएगा सर, हाँ साइन के एक्स। अब साइन के एक्स क्यों लिख रहे हैं, कॉस के एक्स क्यों नहीं? सर x 0 पे y 0 ही रहेगा किसी भी टाइम पे। हाँ, क्योंकि x 0 नोड है। और वैसे भी रिकॉल करो ना यार, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स की वाइब्रेशनल पैटर्न को याद करिए। अगर फंडामेंटल मोड में होता तो स्ट्रिंग के वाइब्रेशन को ऐसे दिखाते हो, वाइब्रेशन इन द फंडामेंटल मोड ऐसे दिखाया जाता है। अगर ये सेकंड हार्मोनिक में जाता है तो इसकी वाइब्रेशन ऐसे करके दिखाई जाती है, तो सब याद है कि नहीं? और थर्ड में जाते हैं अगर, यस सर, थर्ड हार्मोनिक में, तो ये ऐसे करके दिखाते हो। ये सब साइन फंक्शन तो हैं, जो वाइब्रेशंस हैं दे आर अकॉर्डिंग टू साइन फंक्शंस, यानी कि साइन के एक्स का टर्म बनेगा आपका। ये आपका फाइनल जो वेव चैप्टर के अंदर का पार्ट है, इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद कहानी खत्म, प्रॉपर वेव इक्वेशन आ गई। आया समझे कि वेव इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा? यस सर। आप उसके वेव फॉर्म देखा करिए, जो वाइब्रेशंस की वेव फॉर्म होती है ना, उनसे मालूम चल जाता है कि साइन का ग्राफ है कि कॉस का ग्राफ है। वो चीज kx के साथ जाएगी, बिकॉज वेव फॉर्म आपको ये बताता है कि जो kx का टर्म है वो कैसा है, साइन या कॉस के फॉर्म में। और जो ओमेगा टी वाला टर्म है, ये एसएसएम से मालूम चलता है कि टाइम 0 पर ऑसिलेशन किस तरीके से स्टार्ट हुआ था। अच्छा, इसमें जो ओमेगा है उसकी जगह रखना होगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, यही वाली फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ रखनी है। और जो k है 2 पाई अपॉन लैम्डा रखना है, लैम्डा यहाँ पर कैलकुलेटेड है। सो अब अल्टीमेटली आपकी कंप्लीट इक्वेशन तैयार है, स्टैंडिंग वेव की कंप्लीट इक्वेशन तैयार है। अब इसके बाद ईएमआई वाला पार्ट क्वेश्चन का, ये एक्चुअल में सिर्फ फॉर्मेलिटी की जा रही है, दो कंसेप्ट मिला करके। पर्पस कुछ और है, पर्पस ये था कि कम टाइम के अंदर रिवीजन हो जाए जरा, मेरा पर्पस कुछ और। हाँ जी, ईएमएफ का क्वेश्चन। जब y आ गया तो dy बाई dt करके वेलोसिटी भी आ जाएगी, और किसकी वेलोसिटी आएगी? dy बाई dt करके किसकी वेलोसिटी मिलेगी मुझे? सर एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक स्ट्रिंग के एक पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी आएगी। हम सबको पता है कि स्टैंडिंग वेव के टाइम पर पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेम एम्पलीट्यूड पर ऑसिलेट नहीं करते, तो जब हम dy बाई dt करेंगे तो वो आएगा a ओमेगा cos ओमेगा t और साइन ऑफ kx।
जो कि स्ट्रिंग के एक स्पेसिफिक पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। पॉइंट लेफ्ट साइड से अगर आप x डिस्टेंस आगे जाओ और स्ट्रिंग का कोई पॉइंट चूज करें, लेफ्ट से x डिस्टेंस आगे जाकर के पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग, ये उस पॉइंट की वेलोसिटी है। वहां पर अगर हम एक dx सेगमेंट चूज कर ले, dx सेगमेंट, और मोशनल ईएमएफ का फंडामेंटल फॉर्मूला लगाइए, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड, एंड सपोज ईएमएफ हम dx पोर्शन में निकालेंगे, VBL वेलोसिटी v, और dx पोर्शन में निकालने के लिए इंटू dx, और पूरे रॉड में पूरे स्ट्रिंग में ईएमएफ निकालने के लिए इंटीग्रेट 0 से x की लिमिट L तक जाएगी। ये इसका आंसर है, बिकॉज हर एक पार्टिकल सेम वेलोसिटी पे तो है नहीं, सबसे ज्यादा वेलोसिटी एंटी नोड वाले पॉइंट्स पर होगी और मिनिमम वेलोसिटी नोड वाले पॉइंट पर होगी। तो मोशनल ईएमएफ भी यूनिफॉर्म नहीं बनेगा, कहीं पर ज्यादा ईएमएफ होगी, कहीं पर कम ईएमएफ होगी। आया समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो उसको रिवाइज भी करना है, क्योंकि इसलिए मैं फिर बोल रहा हूँ, आप इससे मत घबराओ कि यार इतने ऐसे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। मैं मानता हूँ ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे हमारे पास, मैं भी मानता हूँ, बट यही एक तरीका है जिसके थ्रू हम फिजिक्स के सारे चैप्टर्स को रिवाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे तो फिर हम अच्छा चैप्टर वाइज असाइनमेंट दे दें। ठीक है, आ भी सकते हैं ऐसे। नहीं आने को मैं ये नहीं कह रहा हूँ, चांसेस कम है भाई, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा पेपर ऐसे ही क्वेश्चन से भरा होगा। आते हैं तो इनका परसेंटेज 25-30%, 40% होगा मान लीजिए, 40-50% पेपर तो फिर भी नॉर्मल ही रहता है, बट क्योंकि कंपटीशन टफ हो रहा है तो जितना ज्यादा स्कोर करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि कोई भी स्कोर इस टाइम पर सेफ स्कोर नहीं है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि 200 कर लिया तो बस सेफ हो गए, कोई नहीं जानता बाकी लोग क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है एक कंडक्टिंग प्लेट है, पूरा स्लैब के फॉर्म में, कंडक्टिंग स्लैब कह लीजिए इसके लिए, कंडक्टिंग स्लैब जिसका ये डिस्टेंस डी है और इस तरफ का ये एरिया कैपिटल ए, एरिया एंड डी। इट इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। A conducting slab is placed in the uniform electric field E. ठीक है भाई? How much heat will be dissipated when the electric field is switched off? How much heat will be dissipated when the electric field switched off? स्विच ऑफ कर दें और कितना हीट डिसिपेट हो जाएगा। सर E square A epsilon naught D/2। एक में बच्चा बता रहा हूँ, बस एक मिनट, मैं क्वेश्चन एक बार बुक से वो देख रहा था, क्योंकि
कभी कभी क्या होता है, हमारे टाइपिस्ट लोग जो होते हैं ना, वो कुछ एक आध वर्ड आगे पीछे कर देते हैं तो पूरा मतलब बेकार हो जाता है। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूँ, बस बता रहा हूँ ये सही टाइप है कि नहीं क्वेश्चन। वैसे तुम्हारा आंसर किस तरीके से बता रहे हो वो बताओ। सर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मेटल है तो अंदर भी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो सर मेटल के जो दोनों फेस वाले सरफेसेस हैं सर, उनको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह मान लिया और उन पे चार्ज निकाल लिया और फिर सर फाइनल चार्ज 0 हो जाएगा तो सर कैपेसिटर की एनर्जी निकाल ली Q²/2C से। राइट, और वो लॉस हो जाएगा। यस सर। ठीक सर इसने जो आंसर बताया वो तो इलेक्ट्रिक हाँ, नहीं फील्ड ठीक है। पर क्वेश्चन क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, सर बताओ कैसे बोलो। इसने जो आंसर बताया है सर वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर वॉल्यूम से वॉल्यूम मल्टीप्लाई तो भी आ रहा है। अब आप इसका मतलब कंसेप्चुअली नहीं सर, मतलब सबसे पहले मेरे दिमाग में वही आया था तो मैंने बस यही सोचा। मुझे पता था कि वो गलत है लेकिन आंसर मैच करके तो मैंने सोचा कि कुछ रिलेशन तो नहीं है। नहीं, तो जो कैपेसिटर की एनर्जी निकालते हो ना Q²/2C, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी निकालते हो हाफ एप्सिलॉन नॉट E² को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके, ये दोनों सेम ही चीज तो है। अगर एनसीईआरटी में जाओगे तो एनर्जी डेंसिटी का डेरिवेशन जो है वो कैपेसिटर के एनर्जी से ही किया गया है, तो आंसर इसलिए भी सेम आ सकता है। ठीक है, मतलब इसका ये कहना है, इनका लॉजिक ठीक है, वो मेथड दोनों में से कोई भी लगा दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कंडक्टर के अंदर पोलराइजेशन होगी। इसका लेफ्ट वाला सरफेस जो होगा कंडक्टर का लेफ्ट सरफेस, यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे और राइट पर पॉजिटिव चार्ज। और याद करिए ये दोनों चार्जेस मिल करके एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में जनरेट करेंगे। इंड्यूस चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट करती है, और मेटल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 के बराबर बोलते हैं, जो प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर से इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो मेटल वाला स्लैब है उसके लेफ्ट साइड माइनस की और राइट साइड प्लस की और बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सचिन जी, क्या इस सिस्टम को कैपेसिटेंस के तरीके से मान सकते हैं? क्या ये सिस्टम एज कैपेसिटर है? सर बीच में मेटल है मतलब फ्री स्पेस नहीं है। हाँ, कोई बात है। तो कैपेसिटर, क्या कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में 0 इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? तो जब चार्ज 0 नहीं सर, नेट 0 नहीं होती। हाँ, नेट 0 नहीं होती। मतलब कि इसको हम ये कहना गलत होगा कि ये कैपेसिटर है, आंसर लाना फिर वही बात है। बिकॉज अगर हम इसको कैपेसिटर मानते हैं तो राइट साइड प्लस प्लेट, लेफ्ट साइड पर माइनस की और बीच में 0 इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा कोई कैपेसिटर ही नहीं होता जिसके अंदर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड हो। इनफैक्ट आइडियल कैपेसिटर तो वो होते हैं, हमने तुम लोग को क्लास में भी बताया होगा, आइडियल कैपेसिटर वो होते हैं जिनके अंदर चार्ज स्टोर हो और वो दोनों प्लेट के बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे, बाहर ना करे। बाहर 0। हाँ, आइडियल कैपेसिटर और आइडियल इंडक्टर, ये दोनों बताया। आइडियल कैपेसिटर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है और आइडियल इंडक्टर के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, और इनसाइड दोनों यूनिफॉर्म जनरेट करते हैं। तो खैर वो इस क्वेश्चन से कंसर्न इसका नहीं है, बट वैसे बता रहा हूँ। ठीक है, बात सर, समझ में आई कि नहीं? हाँ यस सर। सर जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ करने के बाद मतलब जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो सर वो एकदम से तो मतलब एक वो नहीं हो एक जाएगा। एक 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 करके चलते ना। इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ करके भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी? नहीं सर, मतलब जो अच्छा हाँ सर ठीक, तो गलत हो रहा है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ करके इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं इंड्यूस होगी।
यह बात समझ में, हटा दें इसको, तो ये तो हटा दें। Yes, sir. ये याद आ गया, याद आया पर पहले यस क्लासेस यस सर। हालांकि आंसर सही है इनका, आंसर में गलती नहीं है, आंसर परफेक्टली ठीक है, बट वो लॉजिक उसका जो दूसरा बोला ना इन्होंने कि एनर्जी डेंसिटी वाला मेथड लगा देते हैं। एक्चुअली क्या है कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये जो पोलराइज, या अगर आपको कैपेसिटर देखना है तो देख सकते हो उसको, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज कंडक्टर इटसेल्फ तो एज ए कैपेसिटर ही काम कर रहा है ना, ये तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर रही है। यस हाँ, अगर Yes, आप सिर्फ कंडक्टर को देखिए, सिर्फ कंडक्टर एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को भूल जाओ, तो क्या होगा भाई? क्योंकि देखो अभी ये पोलराइजेशन हो चुका है ना, सिंपल बात है, ये पोलराइजेशन हो चुका है यहाँ पर। जैसे ही आप फील्ड स्विच ऑफ कर दो, एक्सटर्नल फील्ड स्विच ऑफ करोगे, क्या ये पोलराइजेशन मेंटेन रहेगा? नो सर। अभी ये पोलराइज्ड है, ठीक है, और अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। क्या अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ कर दें, इन्हें जीरो बनाएं, क्या उसके बाद भी मेटल हमारा इंड्यूस चार्ज बना रहेगा या ये इंड्यूस चार्जेस खत्म हो जाएंगे? खत्म हो। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए जीरो है क्योंकि अभी दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक एक्सटर्नल और एक इंड्यूस, मिल करके जीरो हो रहे हैं। हमने क्या काम किया, हमने बाहर वाली फील्ड जीरो कर दी। अचानक से जब आप बाहर वाली फील्ड जीरो करोगे तो मेटल के अंदर ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस चार्जेस वाली है ये रह जाएगी, बट ये भी विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से जीरो हो जाएगी और ये पोलराइजेशन खत्म हो जाएगा। तो अब आप कह सकते हो कि ये कैपेसिटर जस्ट आफ्टर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ, नाउ द सिस्टम इज सिमिलर टू अ कैपेसिटर विद सम चार्जेस एंड वेरी सून द चार्जेस विल डिसअपीयर। यानी एक तरीके से कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग वाला फिनोमेना हुआ, और एक कैपेसिटर जब डिस्चार्ज हो जाता है तो उसकी पूरी एनर्जी हीट के फॉर्म में चली जाती है। सो Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ कैपेसिटेंस व्हिच इज A एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय D, ये आंसर हो जाएगा इसका। लेकिन Q कैसे निकालेंगे? Q निकालने के लिए आप एक काम करो कि जब ये एक्सटर्नल फील्ड थी तो कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट होती है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस कर रहा था। यहां से हम Q निकाल सकते हैं। हालांकि ये तुम लोग को वैसे भी मैंने कराया हुआ है, कंडक्टर या डाइलेक्ट्रिक में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना चार्ज इंड्यूस होता है, A एप्सिलॉन E का फॉर्मूला डायरेक्ट किया गया है इंड्यूस चार्ज का वैल्यू। बोलो, ये बताओ आंसर आपको विद लॉजिक समझ में आ रहा है कि क्या हुआ यहाँ पर? यस सर। Yes, sir. External field remove, single electric field by these two charges will exist for a very small time, and within a fraction of seconds, nanoseconds, the induced charges will disappear, which is similar to the discharging of a capacitor. तो उस केस में हीट लॉस का ये फॉर्मूला। तो भाई टाइम हो गया, करना चाहें एक क्वेश्चन करोगे? यस सर। यस सर करेंगे। करोगे? कर लेंगे सर। चलो देखो, रिलैक्स कर रहे तुम लोग थोड़ा सा। वो स्प्रिंग वाला क्वेश्चन जरूर करना जिसमें अभी वो छोड़ा हुआ है, जो कैपेसिटर के अंदर स्प्रिंग थी और
जिसमें वो था कि जो डिस्चार्जिंग है वो क्वासी स्टैटिक है, और सेकंड पार्ट जिसमें वो काफी फास्ट मतलब क्विकली डिस्चार्ज हो गया था कैपेसिटर की जो चार्ज था। चलो जी, ये बताओ देखिए, इसमें कह रहे हैं ना कि अरेंजमेंट सामने है, 3 आइडेंटिकल मेटेलिक प्लेट्स डी एंड डी, और इनका एरिया दे रखा है कैपिटल ए। और इसमें क्या कर रहे हैं, मिडिल वाली प्लेट पर क्यू चार्ज रख रहे हैं, एट द मिडिल प्लेट क्यू चार्ज रखा, और इमीडिएटली इसको d/2 डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट कर दिया, क्यू चार्ज प्लेस किया एंड इंस्टेंटेनियसली, मतलब कि बहुत ही फास्ट मेथड से d/2 डिस्टेंस ऊपर ले गए। सेम क्वेश्चन, हीट लॉस कितना होगा, रेजिस्टेंस के अंदर कितनी हीट लॉस आएगी। देखिए फिर से बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में तीनों प्लेट अनचार्ज है, सेंट्रल प्लेट के ऊपर चार्ज रखा, एंड देन इसको क्विकली d/2 डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट कर दिया। इस प्रोसेस में यहां पर क्या हीट लॉस आएगी। तो एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देंगे? क्वेश्चन ये है कि इनिशियली, अच्छा इसमें ग्रेविटी, पहले बता दें ग्रेविटी को कंसीडर नहीं करना है, कुछ लोग और उसके बारे में सोच रहे हैं। 3 आइडेंटिकल पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ एरिया ए एंड सेपरेशन डी एंड डी आर एंड न्यूट्रल, Q charge given to the middle plate, and then it is moved upward by a distance d/2, but this movement was very fast, instantaneously मान सकते हो। What will be heat loss in this process? और एक्सप्लेन करूं फिर से? नहीं सर, समझ गए। ठीक, तुमने से अगर अभी भी कोई ऐसा है जिसने HCB नहीं लगाई है, अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, तो ऑब्वियस सुधर जाओ। और अगर कोई और भी ऐसा है जिसने जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक नहीं लगाए हैं, तो वो भी आप कंप्लीट करें। ये जो क्लासेस हो रही हैं, इसमें जो क्वेश्चन हो रहे हैं, इनका एडवांटेज रैंक इंप्रूवमेंट के लिए है, सिलेक्शन के लिए नहीं है। ये कहीं से तुम्हें सेलेक्ट करने में हेल्प नहीं करने वाले, ये तुमको हेल्प कर सकते हैं अगर रैंक 2500 3000 आ रही है, तो आप 1200 1000 800 पहुंच जाओगे। क्वेश्चन के लेवल से देखो, आप सेलेक्ट होने के लिए एक आपको अभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन HCV से ही काम करना है, और जो पैकेज है उसके
ये आपके मेंटल कॉन्फिडेंस के लिए है कि हमारा लेवल इतना हाई हो चुका है कि अगर हम पेपर पे बैठ रहे हैं और टफेस्ट पेपर भी आया, मतलब 16 वाला पेपर भी आया 2016 का लेवल, तो भी हम मेंटली प्रिपेयर्ड है और हम फाइट कर सकते हैं वहां पर। और जेई एडवांस के पीवाईक्यूज कह रहे हैं, जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे लगाइए, एक एक क्वेश्चन उसका। जैसे ही तुम्हारा जेई मेन की डेट आएगी ना, ये फरवरी और मार्च से भी ज्यादा भयानक होने जा रहा है, ये ध्यान रखना। और टफ परसेंटाइल लाना और टफ हो जाएगा। ढाई सौ का नीचे का स्कोर 99 के नीचे गए आप, ये मान लो। सर क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन 4r a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। आंसर इंडिपेंडेंट ऑफ आर है। मुझे अभी तक याद है 12th के बैच में जो, देखिए तुम लोगों ने क्लासेस तो सब लाइव करी है, ऑनलाइन वाली करी है, बट फिर भी ये क्वेश्चन उसमें कराया गया है, कंसेप्ट कराया, क्वेश्चन नहीं। ये बताओ, जब मिडिल वाली प्लेट पर क्यू चार्ज रख रहे हो, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा वो? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मेथड याद करिए पैरेलल प्लेट्स में। मिडिल इज क्यू और ये 0 0, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे इसका? q/2 बाहर, q/2 इधर q/2 यहाँ कितना दिखाएं अंदर की साइड, ये न्यूट्रल प्लेट है, -q/2 -q/2, सामने +q/2, टोटल q है तो यहाँ पर भी +q/2 और ये -q/2। क्या ये -q/2 और ये q/2 मिल करके एज अ कैपेसिटर नहीं बन गए? यस सर। यस सर। और ये भी एक कैपेसिटर है। यस सर। तो हमारे पास कितनी एनर्जी इन कैपेसिटर्स के अंदर स्टोर है? q/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ दिस कैपेसिटेंस, एंड दिस कैपेसिटेंस को हम एरिया के फॉर्म में लिख सकते हैं, A एप्सिलॉन अपॉन D। जीरो एक कैपेसिटर, नहीं एक मिनट, इंटू टू, ये दो कैपेसिटर हो गए ना, यहाँ कैपेसिटर और ये कैपेसिटर। अब जब आप इस प्लेट को D/2 ऊपर शिफ्ट कर दोगे तो क्या उससे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे फर्क पड़ता है? या तो पैरेलल प्लेट सिस्टम में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते थे, जो ये जो कंसेप्ट बताया गया है, क्या इसके अंदर इस बात को कभी डिस्कस किया गया था कि ये डिस्टेंस कितनी है? नो सर। नो सर। यानी चार्जेस को अगर इसको D/2 ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो भी चार्ज ऐसे ही होंगे। यस सर। यस लेकिन वहां पर एक प्रॉब्लम, क्या? कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस तो बदलेंगे, तो बदलेंगे सर, उसकी वजह से सर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से सर एक करंट दौड़ने लगेगा। नहीं करंट तो दौड़ चुकी जो दौड़नी थी। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल स्टेज में डिफर कर जाएगा, उसका रीजन कुछ और है। प्लेट्स कनेक्टेड है ना। हाँ, ये प्लेट और ये प्लेट कनेक्टेड बाय द रेजिस्टेंस, यानी कि कोई वायर से कनेक्टेड है, तो अल्टीमेटली यहाँ और यहाँ सेम पोटेंशियल आना चाहिए। तो अब मैं फाइनल वाला बता रहा हूँ। फाइनल वाले में बेसिकली ऊपर का डिस्टेंस हमारा D/2 हो जाएगा और नीचे का डिस्टेंस 3/D/2 हो जाएगा, यानी कि इनकी कैपेसिटेंस से डिफर कर जाएगी।
अब हम फाइनल की बात करने जा रहे हैं। देखना देखिए, इस पे Q चार्ज दिया हुआ है, फाइनल मोमेंट पर ये d/2 और ये 3d/2। अब ये चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा बिकॉज यहाँ और यहाँ सिमेट्री मेंटेन नहीं हुई है। मतलब पहले Q/2 था बिकॉज सिमेट्रिकल कंडीशन थी। अब इधर d/2 और 3d/2 और ये दोनों कंडक्टर आपस में ज्वाइंट है, तो ये दोनों सेम पोटेंशियल वाले कंडक्टर होने चाहिए, क्योंकि जब डिस्चार्जिंग हो चुकी, मतलब पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आ चुकी होगी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आने के बाद तो रेजिस्टेंस में कोई करंट जाएगा नहीं। बताओ क्या ऐसा हो सकता है क्या कि बिना बैटरी के फाइनल स्टेज में यहाँ करंट दौड़ रही हो? नो सर। नहीं हो सकता। अगर ऐसी चीज होती फिर तो हम आज तक एक डिवाइस बना चुके होते जिसमें बिना बैटरी के ही करंट भाग रही। यानी फाइनली ये 100% श्योर हो जाओ कि इस वायर में कोई करंट नहीं आएगी, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ सकता। यानी फाइनली ये दोनों कंडक्टर सेम पोटेंशियल पर। तो आप क्या करोगे, इसमें से स्मॉल क्यू यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दे, माइनस ऑफ क्यू यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दे, और कैपिटल क्यू माइनस क्यू यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दें, उसका नेगेटिव यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दें। आउटर साइड से अभी भी Q/2 रहेगी। ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि बाहर के चार्जेस में कोई फर्क नहीं आता, बिकॉज टोटल चार्ज हमारा कैपिटल क्यू रहना है अभी भी। बोलिए भाई, टोटल चार्ज तो कंजर्व रहेगा ना, क्योंकि मिडिल Yes, प्लेट sir. को किसी मिडिल प्लेट तो आइसोलेटेड प्लेट है, इसको तो किसी और से कनेक्ट किया नहीं हमने, तो एक आइसोलेटेड प्लेट का चार्ज कंजर्व रहेगा और यही सिस्टम का टोटल चार्ज है। अब इस Q और इस माइनस Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि Q डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस ऑफ दिस पोर्शन A एप्सिलॉन अपॉन d/2, और इस पोर्शन का पोटेंशियल डिफरेंस Q माइनस Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन अपॉन 3d/2। क्या ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस बराबर नहीं आने चाहिए? मान ले इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V, इसका V डैश, तो ये भी तो V डैश होगा फिर, क्योंकि ये दोनों आपस में ज्वाइंट है। तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस और इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, और पोटेंशियल डिफरेंस बाय द मेथड ऑफ कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चार्ज भी इससे निकाल लो, चार्ज कितना आएगा फाइनली यहाँ पर। और वो मेरे ख्याल से जब आप सही से कैलकुलेशंस करोगे तो यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो शायद 3Q/4 आएगा, उसको सिंप्लीफाई करके। Yes. तो फाइनल एनर्जी जो कैलकुलेट होगी इस कैपेसिटर के लिए विद द चार्ज ऑफ 3Q/4, 3Q/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ द कैपेसिटेंस। बट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते वक्त फिर ध्यान देना है, सेपरेशन यहाँ d/2 हो चुका है अब, प्लस दूसरे कैपेसिटर के अंदर Q/4 चार्ज है, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ A एप्सिलॉन अपॉन उसका डिस्टेंस 3d/2। और इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी में जब डिफरेंस आएगा वो हीट लॉस हो जाएगी इस क्वेश्चन में। सर तो यहाँ पे जो हम लोग ने मिडिल प्लेट को क्विकली आपने कहा था एम्फेसाइज करके, सर वहाँ उसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ? है सिग्निफिकेंस है। कैपेसिटर के चैप्टर में जब हम लोग आपको 12th में भी इसका रीजनिंग बताया था कि जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने वाले क्वेश्चंस आते थे तो भी कैपेसिटर की एनर्जी चेंज होती थी, और स्विचिंग वाले क्वेश्चंस में भी कैपेसिटर की एनर्जी बदलती थी। मतलब स्विच बंद है, स्विच खोल दिया, स्विच खुला हुआ था बंद कर दिया, उसमें भी कैपेसिटर की एनर्जी बदलती थी। डाइलेक्ट्रिक वाले क्वेश्चन में हम लोग हमेशा हीट लॉस को 0 कहते थे, और स्विच क्लोज और ओपन करने वाले क्वेश्चंस में हम लोग हीट लॉस ही कैलकुलेट करते थे। अब ये यस सर।
तब भी मैंने एक बात कही थी, मतलब अपने से कितने लोगों ने वो सुना है, और सुना है तो याद है कि नहीं याद। देखो दो प्रॉब्लम देखो जो बिल्कुल सिमिलर दिखेंगे आपको। एक प्रॉब्लम है जिसमें कैपेसिटेंस है, एयर कैपेसिटर कनेक्टेड टू बैटरी, और इसके अंदर एक डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा जाए जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, इसको इंसर्ट कर दीजिए विथ बैटरी रिमेनिंग कनेक्टेड। ये एक प्रॉब्लम। क्या हो जाएगी कैपेसिटेंस डाइइलेक्ट्रिक आने के बाद इसमें? सर 2C। 2C मतलब इस डाइइलेक्ट्रिक, मतलब डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने का जो अल्टीमेट गोल है वो ये है कि इसके कैपेसिटेंस डबल हो जाएगी। यस सर। यस सर। दूसरा प्रॉब्लम कैपेसिटेंस बैटरी से कनेक्टेड है, एयर कैपेसिटर है, हम इसमें डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं करते, हम इसकी प्लेट सेपरेशन को हाफ कर देते हैं, इससे भी वही पर्पस पूरा होगा। यस सर। समझ रहे आप? इससे भी तो सेम चीज आएगी। यस सर। तीसरा, दो कैपेसिटर्स कनेक्टेड है और एक बैटरी से कनेक्टेड है। पहले ये वाला स्विच ऑफ है, मतलब कि अभी बंद नहीं किया गया इसको, बाद में इसको बंद कर दूं, अब कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? सर 2C। तीनों में एक ही चीज हो रही है ना, डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करके भी कैपेसिटेंस से 2C हो रही, प्लेट सेपरेशन हाफ करके भी कैपेसिटेंस से 2C हो रही, और स्विच बंद करके भी कैपेसिटेंस से 2C हो रही, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाएगा। कौन सा प्रोसेस इंस्टेंटेनियस है और इनमें से कौन सा प्रोसेस ऐसा है जिसके अंदर कोई फिजिकल मूवमेंट हुई होगी? मैंने या कोई ये स्टेटमेंट तुमको उस समय पढ़ाते समय भी दिया था कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको घर में स्विच बंद करने में और स्विच ऑफ करने ऑन करने में वर्क करना पड़ता है। कौन, कितने लोग हो आप कि स्विच को ऑन ऑफ करने में आप थक जाते हो, आपकी बॉडी की एनर्जी खर्च होती है? होता है कभी? नो सर। तो फिर इसका मतलब अगर हम स्विच को ऑफ से ऑन करने में समय कितना लगता है, कितने मिनट लगते हैं? सर कुछ मिली सेकेंड लगते हैं सर। मिली सेकंड में नहीं होता, हाथ रखा बटन दबाया स्विच ऑन, ये प्रोसेस क्विक प्रोसेस में आता है। डाइइलेक्ट्रिक का इंसर्शन एक स्लो प्रोसेस में माना गया है, प्लेट की मूवमेंट स्लो मानी गई है, ये सब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस माने गए। अरे समझ में? इसके अंदर जो कैपेसिटर होगा उसकी एनर्जी बदलेगी ऑब्वियसली। देखो कहां बदलेगी, पहले एनर्जी होगी हाफ CV², बाद में एनर्जी हो जाएगी हाफ 2C × V²। तो बाद वाली एनर्जी में से पहले वाली एनर्जी माइनस करो, ये कैपेसिटर का एनर्जी चेंज हुआ। इसमें बैटरी भी कुछ वर्क करेगी, क्योंकि पहले यहां पर CV चार्ज होगा, बाद में यहां पर 2CV का चार्ज होगा, मतलब कि बैटरी CV चार्ज एक्स्ट्रा सप्लाई करेगी, और एक्स्ट्रा चार्ज बाय बैटरी को जब V से मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क डन बाय बैटरी भी आ जाएगा। यस सर। ऊपर दिख नहीं रहा होगा पर आप समझ सकते हो। तो यस सर। और इनका जब डिफरेंस निकालते थे तो क्या कहते थे, वो क्या चीज है? वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। ये क्या है? क्या ये हीट लॉस है? ये नहीं, हीट लॉस नहीं होता। डाइइलेक्ट्रिक इक्वेशन में कोई हीट लॉस नहीं होता था, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में हीट लॉस नहीं हो सकता। इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब आप डाइइलेक्ट्रिक को काफी स्लोली इंसर्ट करोगे, यानी कैपेसिटेंस को बहुत स्लोली वैरी करोगे, तो Q बराबर CV में dQ/dt जो कि करंट होगा इज V dC/dt, बिकॉज कैपेसिटेंस बदलेगा इसमें। अगर हम कैपेसिटेंस को काफी स्लो रेट पे चेंज कर रहे हैं, बहुत ही स्लो रेट पे चेंज कर रहे हो, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपेसिटेंस नियरली 0 है, मतलब करंट नियरली 0 आएगी। करंट नियरली 0 आने पर हीटिंग इफेक्ट कैसे मिल सकता है आपको? तो ये हम कहते हैं कि जो बैटरी का वर्क माइनस डेल्टा UC है वो सराउंडिंग में जाता है, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट्स डाइइलेक्ट्रिक को अट्रैक्ट करती है, उस अट्रैक्शन के अगेंस्ट में कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है।
सराउंडिंग कुछ फोर्स लगाएगी, तो जो हमारा वर्क एडिशनल वर्क है वो सराउंडिंग में चला गया। इसमें हीट लॉस नहीं आता भाई, इसमें आएगा, इसमें हीट लॉस आएगा, क्योंकि ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। कैपेसिटेंस अचानक से बदली है। जब कैपेसिटेंस अचानक से चेंज होगी तो डीसी बाई डीटी जो होगा वो इनफाइनाइट होगा, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू होगी वो, यानी एक करंट आएगी, बहुत बड़ी करंट। और अगर एक बहुत बड़ी करंट है तो इवन रेजिस्टेंस जीरो भी होगा ना, तो भी आई स्क्वायर आर एक फाइनाइट वैल्यू बन जाएगी। तो यहां पर वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, वो हीट लॉस के फॉर्म में जाता है। और यहां पर भी सेम चीज होगी, वर्क बाय बैटरी माइनस चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। इज इट हीट लॉस? अगर प्लेट्स की मूवमेंट क्वासी स्टैटिक हुई है तो नो सर उसकी भी एनर्जी सराउंडिंग में जाएगी, अट्रैक्शन होगा दोनों प्लेट्स में, क्योंकि ये प्लस माइनस आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। कूलम्बिक फोर्स लग रहा होगा यहाँ पर, उसके अगेंस्ट में एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है ये वर्क एक्सटर्नल के अगेंस्ट जाएगा, इसमें भी हीट लॉस जीरो होगी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस कंसेप्ट का ध्यान रखिए। कुछ क्वेश्चंस में हमारा जो डिफरेंस होता है बैटरी की वर्क और डेल्टा यूसी का, वो एज सराउंडिंग दिखाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस में हीट लॉस दिखाते हैं। और हीट लॉस आप उन्हीं में दिखाना, स्विचिंग सर्किट्स में, या फिर जो अभी क्वेश्चन किया था मैंने, उसको सडनली मूव कर दिया ऊपर, तो एक बहुत बड़ी करंट फ्लो कर गई होगी। हो गया क्लियर मैथमेटिकली और फिजिकली और कंसेप्चुअली सब तरीके से? यस सर। यस ठीक है, इजाजत है जाने की कि नहीं? यस सर, इजाजत है। टाइम वैसे भी आधे घंटे ज्यादा ही हुए तुम लोग। चलो सर तो वाली शीट आप अभी कंप्लीट हो गई कि सर और क्वेश्चन है सर? नहीं, क्वेश्चन तो और हैं इसमें अभी। सर तो भेज दीजिए सर, लगाते रहेंगे। नहीं वो अभी 1 मिनट